हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास का अध्याय नंबर 2, भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के बारे में आप सभी जानते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? चलो स्टार्ट करते हैं हम अध्याय नंबर 2। यूरोप में राष्ट्रवाद के चलते सारे विश्व में राष्ट्रवाद की भावना फैल चुकी थी। उसी समय भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना भड़क चुकी थी। भारतीय इतिहास बहुत ही विशाल है। अंग्रेजी शासन से पहले भारत बहुत शक्तिशाली और विकसित देश था। ये उस समय की बात है जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुगल शासक शासन करते थे। हिंदुस्तान में ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आई और यहाँ पर धीरे धीरे अपनी आर्मी बढ़ाने लगी। इसी के साथ क्या हुआ, इन्होंने बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। इसके विरोध में 1850 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई और इन्होंने बंगाल को ब्रिटिश साम्राज्य या राज्य स्थापित कर लिया। परंतु आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में रह रहे हैं। हमें ये स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये स्वतंत्रता हमें कैसे मिली, इसके लिए हमने क्या क्या किया, यही हम इस लेसन में जानेंगे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत वर्ष 1914 ईस्वी में हुई थी, जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, जिसमें अंग्रेज़ों को रक्षा व्यय के लिए खर्चे की अधिक आवश्यकता होने लगी। इसकी भरपाई करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों पर जो कर लगाए गए थे उनमें वृद्धि करनी शुरू कर दी और नए शुल्क लागू कर दिए, जैसे सीमा शुल्क और आयकर, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। वर्ष 1913 से 1918 के बीच किसी भी वस्तु की कीमत दोगुनी कर दी गई, जिससे भारतीयों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये वही समय था जब प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी थी, जिस कारण खाद्य पदार्थों में भारी कमी आ गई। उसी समय एक बीमारी चल रही थी जिसको फ्लू के नाम से जाना जाता था। इस महामारी में लगभग 120 से 130 लोग मारे जा चुके थे। उसी समय ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को जबरन सेना में भर्ती कर रही थी। वे चाहते थे कि भारतीयों को सेना में भर्ती करने के पश्चात इन्हें यूरोपीय देशों में भेजा जाए और विश्व युद्ध में इनको लड़ाया जा सके। भारतीयों को ये उम्मीद थी कि विश्व युद्ध के बाद जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे ख़त्म हो जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ और परेशानियां और अधिक होने लगी। इसी के चलते सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ हुआ।
इसका आरंभ महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। महात्मा गांधी वर्ष 1915 ईस्वी में भारत लौटे और यहाँ पर आकर उन्होंने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका की नस्ल भेदी सरकार, जो वहाँ के दक्षिण अफ्रीका की सरकार थी, वो क्या करते थे, वहाँ पर नस्ल भेदभाव करते थे, जिसके विरोध में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और विजय प्राप्त की। देखिए सत्याग्रह होता क्या है। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के अनुसार किसी विद्रोही को या किसी विद्रोह को खत्म करना सत्याग्रह कहलाता है। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन 1916 बिहार के चंपारण में चलाया। बिहार का एक स्थान है जिसका नाम चंपारण है, वहाँ पर चलाया और वो जो आंदोलन चलाया गया था वो किसानों के लिए चलाया गया था। दूसरा सत्याग्रह आंदोलन सन 1917 ईस्वी में गुजरात के किसानों की मदद के लिए। जो वहाँ गुजरात के किसान थे उन पर अधिक कर लगाया जाता था, तो ये उनके कर को कम करने के लिए चलाया गया था। या वहाँ पर जो लगान देते थे किसान लोग वो अधिक था, उसमें कुछ कमी करने के लिए या छूट करने के लिए चलाया गया था। तीसरा सत्याग्रह आंदोलन 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में चलाया गया। ये आंदोलन जो अहमदाबाद में सूती कपड़े कारखाने थे और वहाँ पर जो भारतीय मजदूर काम करते थे उनके वेतन को बढ़ाने के लिए चलाया गया था। इससे पहले जो कारखाने में काम करते थे किसान लोग, मजदूर लोग, उनको वेतन कम मिलता था। इसी कारण यह आंदोलन चलाया गया कि मजदूरों को वेतन बढ़ाकर मिले। इसी के चलते ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट लगा दिया। वर्ष 1919 में एक कानून पारित किया गया जिसका नाम क्या था, रोलेट एक्ट, जिस कानून में ये पास किया गया कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने तथा राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा जेल में डालने की अनुमति थी। देखिए रोलेट एक्ट जो एक कानून था उसमें ये लिखा हुआ था कि जो भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राजनीति करेगा उनको हम कुचल देंगे, और जो राजनीतिक कैदी होते थे उनको 2 साल तक बिना मुकदमे के जेल में डालने की अनुमति थी। इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसा ढंग से विरोध होना आरंभ हुआ। इसके लिए महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह चलाया। जो इस कानून के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया गया उसका नाम क्या था, रोलेट सत्याग्रह। रोलेट एक्ट के विरोध में भारतीयों ने दुकानें बंद करी, रैली निकाली, बड़े बड़े जुलूस निकाले और सभी काम धंधे बंद कर वे
कहाँ गए? हड़ताल पर चले गए। इस रोलेट सत्याग्रह के विरोध में ब्रिटिश शासन का विरोध बढ़ने लगा और उन्होंने अमृतसर में बहुत से नेताओं को हिरासत में ले लिया। गांधी जी की दिल्ली प्रवेश पर रोक लगा दी। उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अमृतसर में जो बहुत सारे स्थानीय नेता थे उनको हिरासत में ले लिया, जेल में डाल दिया और गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति पर रोक लगा दी। और इसी के दौरान अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था, जिस पर अंग्रेज़ी सिपाहियों ने गोलियां चला दी, जिसमें भारतीयों को अधिक हानि हुई। इसके बाद लोगों में, जो भारतीय लोग थे, उनमें गुस्सा ज़्यादा भड़कने लगा और उन्होंने बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमला और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी के दौरान अंग्रेज़ी शासन ने स्थिति को काबू करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया। देखिए, मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ होता है सेना के सबसे बड़े अधिकारी को सत्ता, ये कह दो कि सत्ता सौंप दी। देश को जो सेना के बड़े अधिकारी होते हैं उसको देश सौंप दिया गया। उस समय यह पद जनरल डायर को मिला। उस समय जो सेना के सबसे बड़े अधिकारी थे उनका नाम, वे थे जनरल डायर। अब उसके बाद होता है जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या होता है? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लगा हुआ था, जिस मेले को देखने के लिए हजारों की भीड़ जुटी हुई थी। यह बाग, जिसका नाम क्या था, जलियांवाला बाग, वो चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारों से ढका हुआ था और उसमें कुछ प्रवेश द्वार थे। जो लोग मेला देखने के लिए आ रहे थे उनको ये मालूम नहीं था कि मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। इसी दौरान जनरल डायर के सिपाहियों ने जलियांवाला बाग, जो मेला भर रहा था बैसाखी का, वहाँ पर आकर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस नरसंहार में सैकड़ों लोग मारे गए, जिसमें ज़्यादातर छोटे बच्चे, औरतें और बूढ़े थे। इसके विरोध में भारतीय लोगों ने सरकारी इमारतों को तोड़ना शुरू कर दिया और सड़कों पर उतर आए। इसी के चलते जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था उसको नकारा जाने लगा। उसके सत्याग्रह के अनुसार कार्य नहीं हो रहे थे, तो गांधी जी ने सत्याग्रह को वापस ले लिया और इस आंदोलन को बंद कर दिया। इसी के कुछ समय बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की नींव रखी। गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, हिंद स्वराज, जिसमें लिखा गया था कि ब्रिटिश शासन भारत में भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। यह शासन इनके सहयोग से ही चल रहा है। महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम हिंद स्वराज था। उस पुस्तक का शीर्षक क्या था कि ब्रिटिश सरकार भारत में भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुई है। यह भारतीयों के सहयोग से ही चल रही है
और अगर भारतीय लोग अपना सहयोग ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर में ही ब्रिटिश सरकार ढह जाएगी। ये सत्य थी, ये बात सत्य है कि जो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार स्थापित हुई थी वो भारतीयों के सहयोग से थी। और फिर स्वराज स्थापित होगा, यानी कि हमारा देश क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। इसी सोच से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया। इस आंदोलन में सभी भारतीयों को एक साथ लाना बहुत ज़रूरी था। इस आंदोलन में मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान था। इसे असहयोग खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है। जनवरी 1921 में गांधी जी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर इस आंदोलन को चलाया और इसमें अनेक समूहों को भी जोड़ा गया। सभी समूहों की, सभी जातियों की, सभी धर्मों की एक ही मांग थी कि हमें क्या मिले, पूर्ण स्वराज मिले। इनका मुख्य लक्ष्य क्या था, स्वतंत्रता, कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो। जब ये सहयोग आंदोलन भारतीय शहरों में आया तो उस समय क्या कंडीशन थी, ये पढ़ें। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया। बहुत से शिक्षकों ने, बहुत से प्रधान अध्यापकों ने क्या करा, सरकारी स्कूलों से इस्तीफा दे दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, खरीदना बंद कर दिया गया और जो विदेशी वस्तुएं थी उनको जलाना आरंभ कर दिया। इसी कारण ये जो असहयोग आंदोलन था ये सफल होता नज़र आ रहा था, परंतु ये शहरों में धीमा पड़ने लगा। ये जो आंदोलन था कुछ समय बाद ये आंदोलन शहरों में धीमा पड़ने लगा। इसके निम्नलिखित कारण थे, जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने स्कूल में जाना बंद कर दिया था, स्कूलों को छोड़ दिया था, तो उनकी शिक्षा बीच में रुक गई थी। तो उन्होंने कुछ समय बाद कुछ विद्यार्थियों ने स्कूल में जाना दोबारा शुरू कर दिया। कुछ शिक्षकों ने भी ऐसा ही किया, अध्यापकों ने ऐसा ही किया कि कुछ दिन तक वे घर पे रहे और कुछ टाइम बाद उन्होंने स्कूल में आरंभ जाना कर दिया। वकील भी दोबारा से अपने काम पर जाने लगे। तो इस कारण जो है शहरों में ये आंदोलन धीमा पड़ता दिखाई देने लगा। ग्रामीण इलाकों में इसका क्या असर रहा इस आंदोलन का, ये जानते हैं। भारतीय ग्रामीण लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, खेती का कार्य करते हैं, खेती करते हैं। अंग्रेजी शासन में किसानों तथा मजदूरों को बेगार के नियम का पालन करना पड़ता था। देखिए, जो ग्रामीण किसान या मजदूर होते थे उनको बेगार में नियमों का पालन करना पड़ता था। बेगार क्या होता है, बेगार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें ब्रिटिश सरकार अपने कुछ कार्य कराती थी जिसमें किसानों और मजदूरों को वे मजदूरी नहीं देते थे। तो उन कार्यों क्या कहा जाता था, बेगार। इसी दौरान अवध में रामचंद्र तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध किसान सभा का गठन किया। इस सभा की निम्न मांगे थी, जैसे बेगार व्यवस्था समाप्त करना, लगान कम करना, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार। दमनकारी जमींदार वे होते थे जो बड़े जमींदार होते थे और छोटे मजदूर और किसानों पर अपना हुक्म चलाते थे, तो उनके बहिष्कार की मांग की गई। तो इसी दौरान ब्रिटिश शासन ने क्या किया, बहुत सारे स्थानों पर जो वहाँ के स्थानीय नेता थे
उन्होंने किसानों को समझाना शुरू किया कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई किसान लगान नहीं देना, ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव अलग ही था। देखिए, इस आंदोलन को गलत पेश किया गया ग्रामीण स्थानों में, क्योंकि वहाँ के जो स्थायी नेता थे ग्रामीण के, उन्होंने किसानों को उल्टी बात बतानी शुरू कर दी और कहा कि अब कोई लगान नहीं देगा और जो ज़मीन है ये गरीबों में बांट दी जाएगी। तो इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव अलग ही दिखाई देने लगा। अब बात करते हैं बागानों में राजस्व। जो बड़े बड़े चाय के बागान होते हैं उनके लिए क्या महत्व रखता था यह आंदोलन। देखिए, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक कानून पारित हुआ था 18वीं सदी में, जिसमें ये लिखा हुआ था कि कोई भी मजदूर बिना अनुमति के वापस नहीं जा सकता। एक कानून बना 18वीं शताब्दी में जिसका नाम इंग्लैंड इमिग्रेशन था। इस कानून के तहत कोई भी मजदूर जो कोई बागान में काम करता था वो बिना अनुमति के घर नहीं जा सकता था। तो वहाँ के जो मजदूर जो कार्य करते थे बागान में, ये लोग समझने लगे कि गांधी राज आ गया है, अब अपने घर जा सकते हैं, वे अपने घर जा सकते हैं। और ये लोग जो है अपना बागानों को छोड़कर अपने घर की ओर चलने लगे। इसी के दौरान ब्रिटिश सिपाहियों ने इनको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया, पिटाई भी की और कुछ को मार दिया गया। इन सभी कारणों के चलते हुए एक घटना और हो जिसको चौरी चौरा कहा गया। इस घटना को क्या कहा गया? चौरा चौरी। चौरा चौरी एक स्थान है, गोरखपुर में पड़ता है। वहाँ पर एक शांतिपूर्ण जुलूस से जो जुलूस निकाला जा रहा था, वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे उनकी जुलूस वालों से क्या हुई? झपड़ हो गई और भड़की हुई जनता ने चौरा चौरी का जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी और कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना के बारे में गांधी जी को जब पता लगा तो उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान किया और इस आंदोलन को यहीं पर रोक दिया गया। गांधी जी ने निर्णय लिया कि आगे से अगर कोई आंदोलन आरंभ करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम उस आंदोलन के बारे में भारतीय जनता को समझाएंगे, आंदोलन के बारे में लोगों को पढ़ाएंगे, आंदोलन का लक्ष्य क्या है वो भी बताएंगे, आंदोलन करने के क्या तरीके हैं वो भी हम जनता को बताएंगे, और ये आंदोलन किन किन क्षेत्रों में हमें चलाना है ये सब समझाएंगे। तब हम अगला आंदोलन को चलाएंगे। तो ये सोचकर गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया और ये भी आंदोलन असफल रहा। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे आगे का भाग। तो हम आशा करते हैं कि सभी की समझ में आया होगा। थैंक यू।